वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है व्हाई पब्लिक सेंटिमेंट इन इंडिया इज नॉट अगेंस्ट रशिया, क्रिटिकल एनालिसिस। तो ये तो कमाल है, देखते हैं कि क्या है। मेरे को तो यही लगता है कि हम लोग क्यों नहीं है अगेंस्ट रशिया के, बिकॉज जो पास्ट हिस्ट्री में हमने देखा कि रशिया ने साथ दिया है उसको हम नहीं भूल सकते। तो और दूसरा जो है इमोशनली होगा, मेरे को तो यही लगता है। हाँ। अभी एक और न्यूज आई थी क्या कि वो अब ट्विटर वगैरह सारा एनालाइज कर रहा है कि जितने भी प्रो रशिया जितने भी ट्वीट्स आते हैं वो कहाँ से ओरिजिनेट इंडिया हो रहे हैं। और ऐसा नहीं, ऐसा ही नजर आ रहा है कि कोई रशियन इन्फ्लुएंस भी हुआ है कि लोगों का रुख एक तरफ करने की कोशिश हुई है। मतलब जैसे कहते हैं रशिया बहुत ही अच्छा है सोशल वॉरफेयर में, तो अब ये एंगल आ रहा है कि हो सकता है रशिया जो है अपने सोशल लोगों को एक्टिव कर देता है कि वो प्रो रशिया ही बातें करे इंडिया में। ये हो सकता है कि वेस्ट की सोच हो, मगर एक ऐसी स्टडी आ रही है जो देखना चाहते हैं कि रशिया जहां पर भी कहीं एक्टिविटी होती है कैसे सोशल मीडिया को एक्टिवेट करता है अपने बॉट्स के थ्रू, या लोग जो सदियों से मेक श्योर करता है कि हायर किए हुए हैं प्रो उस कंट्री के लिए, तो वैसे कैसे प्रोपेगेंडा करता है। इस पे एक स्टडी हो रही है, उन्होंने कुछ कंक्लूजन नहीं दिया, बताया कि स्टडी हो रही है और बता को ग्राफ वगैरह भी थे, मैंने स्टडी नहीं किए, उन्होंने तो अपने हिसाब से लिखा है ग्राफ वगैरह। अगर आप कभी सर्च करेंगे तो आपको नजर आ जाएगा कि वो दिखाने चाहते हैं कि ओरिजिन कहाँ से हो रहा था। और इसमें एक लिंक ये भी आ रहा था कि रशिया भी काफी कुछ इंडिया के लोगों का मूड चेंज करने में कार्य करता है सोशल मीडिया। मतलब अवेयरनेस होनी चाहिए हमें, क्योंकि एज इंडियंस हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सुनी सुनाई बातों पे नहीं करें। और हम लोग जो है इमोशनल बहुत हैं, इंडियंस आर वेरी इमोशनल एंड सेंटिमेंटल, तो उसका कोई फायदा ना उठा ले, वो भी हमें देखना चाहिए। और यहाँ पे जब हुआ था अमेरिका में इलेक्शन, तो उसमें भी तो कह रहे थे कि सोशल मीडिया ने कितना बड़ा प्ले किया था, इतना एकदम से मतलब बातचीत और उस टाइप से हो गया था, तो काफी लगा था कि उसमें भी शायद रशिया का हाथ था। अब जैसे चाइना करता है ना, वो भी तो इस टाइप के सोशल करने की कोशिश करता है इस वे से, तो कोई पता नहीं है, तो देखते हैं। चलो राइट, इसमें कोई अच्छे बुरे वाली बात नहीं है, इन्फॉर्मेशन से क्या कि हर एक को पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है। बिल्कुल, मैंने तो उस एंगल से सोचा ही नहीं था। मैं तो यही लगा कि हम लोग इमोशनल हैं और हमें पुरानी बातें हैं, बस उसके वजह से हम लोग करते हैं कि जब हमारे इतना प्रॉब्लम हुई थी, अमेरिका तक अटैक करने आ गया था, तो कौन आया था हमारे साथ खड़ा हुआ था, रशिया ही हुआ था। तो उसी को सोच के हम लोग कहते हैं नहीं यार रशिया हमारा दोस्त है। पर इनको देखते हैं कि ये क्या शेयर करते हैं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब से रशिया और यूक्रेन के बीच इस युद्ध की शुरुआत हुई है, तब से मॉस्को समेत दुनिया भर की कैपिटल्स में हजारों लाखों लोग नो टू वॉर के बड़े बड़े प्लेकार्ड्स लेकर रशिया को कंडेम करते हुए नजर आए। साथ ही ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया हैंडल्स पर कितने हफ्तों से नो टू वॉर और स्टॉप पुतिन्स वॉर जैसे एंटी वॉर हैशटैग्स ट्रेंड कर रहे हैं। यानी कुल मिलाकर दुनिया के हर कोने में, हर प्लेटफॉर्म पर पब्लिक सेंटिमेंट्स रशिया के खिलाफ उबल रहे हैं। लेकिन क्या आपने गौर किया है कि रशिया के अगेंस्ट इंडिया में अभी तक इस लेवल पर कोई सिग्निफिकेंट प्रोटेस्ट देखने को नहीं मिला है? जी हाँ दोस्तों, इंडिया में पब्लिक सेंटिमेंट लार्जली पुतिन और रशिया के सपोर्ट में रहा है। जहां एक तरफ वेस्टर्न कमेंटेटर्स इंडिया को रशिया के खिलाफ न जाने के लिए लगातार क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इंडियंस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इंडियन गवर्नमेंट के इस डिप्लोमेटिक स्टैंड को सपोर्ट कर रहे हैं। कई लोग इसको इंडियन मोरालिटी का डेथ मूवमेंट भी बता रहे हैं। कई क्रिटिक्स तो ये तक कह चुके हैं कि इंडिया का विश्व गुरु बनने का सपना उसके साइलेंस से बिल्कुल मेल नहीं खाता है। काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस के प्रेसिडेंट रिचर्ड हैस के मुताबिक इस क्राइसिस में इंडिया का रिस्पॉन्स ये बताता है कि इंडिया अभी भी एक मेजर पावर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को संभालने के लिए तैयार नहीं है। और तो और उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया एक डिपेंडेबल पार्टनर बनने लायक नहीं है। कुछ एक्सपर्ट्स आज ये पूछ रहे हैं कि आखिर कब तक ग्लोबल स्टेज पर इंडिया अपने मोरल स्टेचर को बचा पाएगा, कब तक इंडिया यूं ही चुप्पी साध कर रख पाएगा। तो दोस्तों, अब सवाल ये है कि मोरालिटी के लेक्चर देने वाली वेस्टर्न कंट्रीज के ये क्लेम्स जायज हैं क्या? उसी से हमें पता चल पाएगा कि इंडिया में प्रो रशियन पब्लिक सेंटिमेंट का आखिर क्या कारण है, और तो और ये कितने जस्टिफाइड हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब स्टडी आईक्यू के किसी भी शानदार कोर्स को परचेज करने से पहले, चाहे वो यूपीएससी एग्जाम हो, स्टेट पीएससी हो, जुडिशरी एग्जाम्स हो या फिर हो बैंक पीओ का एग्जाम,
आप यूज कर सकते हैं कूपन क्योंकि जब कोड रशिया आदर्श इंडिया के 33 against जिससे आपको बोलता है मिलेगा तो फ्लैट पूरी Indians 33% against डिस्काउंट होंगे। स्टडी ऐसे आईक्यू के Western सभी countries कोर्सेज पे। बोलेंगे against बाकी के तो अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे against तो सोशल मीडिया against हैंडल्स पे भी फॉलो कर हमारा सकते हैं। साथ चाहिए तो हमसे ठीक तरह करना है भैया। दोस्तों, आज इंडियन पब्लिक के सेंटिमेंट्स को समझने के लिए हम इतिहास के पन्नों को पीछे पलटना होगा। यहाँ हमें सिक्के के दोनों पहलुओं को गौर से देखना होगा। दोस्तों, अक्सर ही कहा जाता है कि द रियल फ्रेंड इज वन हु वॉक्स इन व्हेन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वॉक्स आउट, यानी कि एक सच्चा मित्र वही होता है जो तब भी आपका साथ निभाए जब सारी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो। इंडिया और रशिया की रिलेशनशिप इस कहावत में एकदम सटीक बैठती है। हमने पहले भी कई बार देखा है कि किस तरह पहले यूएसएसआर और फिर रशिया ने समय समय पर पूरी दुनिया के अगेंस्ट जाकर इंडिया की सहायता की है। इस रिलेशनशिप ने समय की सभी परीक्षाएं पास की हैं। लेकिन वही अगर इंडिया और यूएस के रिलेशनशिप की हिस्ट्री पर गौर करें तो वो एक रोलर कोस्टर राइड के समान रही है। ये तो आप जानते हैं कि इंडिया ने कोल्ड वॉर एरा की शुरुआत से ही अपने लिए नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी को चुना था, यानी कि उसने कोल्ड वॉर एरा के दोनों गुटों में से किसी एक को चुनने से इनकार कर दिया था। जहां एक तरफ यूएसआर ने इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा, वहीं दूसरी तरफ यूएस ने इसको अनफ्रेंडलीनेस का साइन बताते हुए क्रिटिसाइज किया। शुरुआत में चीजें थोड़ी ठीक रहीं, लेकिन रिलेशंस एक बुरे फेज में तब पहुंचे जब यूएसए इस कोल्ड वॉर को इंडिया के डोर स्टेप्स पर ला पहुंचा। हम बात कर रहे हैं यूएस के द्वारा बनाई गई दो मिलिट्री अलायंसेस, सीएटो यानी कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और सेंटो यानी सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की। इन दोनों को मिलिट्री अलायंसेस में पाकिस्तान मुख्य रूप से शामिल था, जिसकी वजह से इंडिया के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को खतरा बना रहता था। 1962 में हुए इंडो चाइना वॉर ने इंडिया और यूएस के रिलेशनशिप को एक नया डायमेंशन प्रोवाइड किया। इस पॉइंट पर पहली बार इंडियन पब्लिक ने चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया और यूएस के अलायंस की बात की। इसके साथ उन्होंने इंडिया की नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को रद्द करने की मांग की। पब्लिक में प्रो यूएस पब्लिक ओपिनियन को देखते हुए यूएस को लगा कि शायद इंडिया अब एक एंटी कम्युनिस्ट अलायंस बनाने के लिए तैयार हो जाएगा। देखते ही देखते जब चाइनीज इन्वेजन बहुत ज्यादा बढ़ गया, तब इंडियन गवर्नमेंट ने वॉशिंगटन से अर्जेंट मिलिट्री सप्लाईज की मांग की। तब यूएस ने इंडिया की मदद तो की, लेकिन बेहद रेस्ट्रिक्टेड वे में। जी हाँ, उन्होंने इंडिया को केवल कम्युनिकेशन सिस्टम्स और कुछ स्मॉल आर्मामेंट्स ही प्रोवाइड किए, और उन्होंने ऐसा अपने एलाई पाकिस्तान के कहने पर किया। पाकिस्तान ने यूएस से ये पहले ही कह दिया था कि अगर इंडिया को ज्यादा वेपन्स दिए गए तो वो कल को पाकिस्तान के खिलाफ भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। यूएस के इस लिमिटेड रिस्पॉन्स को देखते हुए इंडिया में प्रो यूएस पब्लिक ओपिनियन ड्रास्टिकली डिक्रीज होने लगा। इतना ही काफी नहीं था कि 1965 में पाकिस्तान और इंडिया के बीच एक जंग छिड़ गई। हिस्टोरियंस बताते हैं कि न सिर्फ इस वॉर में यूएस ने पाकिस्तान की निंदा करने से मना कर दिया, बल्कि यूएस ने उसको चोरी छुपे उसके वेपन्स भी प्रोवाइड किए। इसके अलावा 1960s में वियतनाम वॉर के दौरान यूएस द्वारा की गई क्रुएलिटीज ने इंडियन पब्लिक की ओपिनियन को उसके अगेंस्ट कर दिया। 1970s का डिकेड इंडिया और यूएस की रिलेशनशिप का सबसे बुरा फेज था। इस दौरान यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन और इंडियन पीएम इंदिरा गांधी के बीच बहुत मतभेद हुए। 1971 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक और युद्ध छिड़ गया। अमेरिकन नेवी की 7th फ्लीट बे ऑफ बंगाल में तैनात कर दी गई और ब्रिटिश शिप्स इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पर अटैक करने के लिए खड़ी थी। इंडिया को हर तरफ से घेर लिया गया। ऐसे में अगर कोई देश इंडिया के साथ खड़ा था तो वो था सोवियत रशिया। इंदिरा गांधी और निकिता खुरुशेव ने 8 अगस्त 1971 को इंडिया सोवियत ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन साइन की थी। इसके तहत दोनों देशों के बीच ये समझौता हुआ था कि अगर इंडिया पर कोई अटैक हुआ तो वह रशिया के ऊपर भी एक अटैक माना जाएगा। इसी के चलते रशिया ने व्लादिवोस्तोक से अपने नेवल वेसल्स फ्लीट डिस्पैच की, जिन्होंने अमेरिकन शिप्स को इनसर्कल किया और इंडिया के टेरिटोरियल वाटर्स में जाने से रोक दिया। इसी के चलते न सिर्फ इंडिया और अमेरिका के बीच का डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन रोका गया, बल्कि बांग्लादेश को भी पाकिस्तान से आज़ाद करा दिया गया। ये विक्ट्री भारत के इतिहास की वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट विक्ट्रीज में से एक थी। पाकिस्तान को सपोर्ट करने के साथ साथ किसिंगर जैसे कई पॉलिसी मेकर्स इस दौरान चाइना को इंडिया पर अटैक करने के लिए भी इनकरेज कर रहे थे। और तो और इस वॉर के थ्रू यूएस ने जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जनरेट की, उसे न जाने कितने हजारों लोगों की जान ली और लगभग 1 करोड़ लोगों को इंडिया में शरण लेनी पड़ी। आपको बता दें कि ये नंबर यूक्रेनियन रेफ्यूजीज से 3 गुना ज्यादा है। हालांकि ये कंपैरिजन जस्टिफाइड नहीं है, लेकिन यहाँ यूएस अगर अपने हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में झांक कर देखे तो हमें पता चलता है कि उसका एक मोरल क्राउन पहनकर इंडिया को मोरल लेक्चर देना जस्टिफाइड नहीं है। खैर, इतना ही काफी नहीं था कि 1972 में यूएसए ने पाकिस्तान की मदद से चाइना के साथ
फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टैब्लिश किए। देखा जाए तो यहाँ यूएसए इंडिया को कॉर्नर करने की कोशिश कर रहा था, यानी अब इंडिया के दोनों सबसे बड़े राइवल्स को यूएस का सपोर्ट हासिल था। 1979 में जब यूएसएसआर ने अफगानिस्तान को इन्वेड किया, तब पाकिस्तान की मदद से ही यूएसए ने अफगानिस्तान में मुजाहिदीन का सपोर्ट किया, यानी इस दौरान यूएस और पाकिस्तान पहले से और ज्यादा क्लोज हो गए थे और इंडिया के ऊपर टेररिज्म का खतरा बढ़ने लगा। इस दौरान चाइना और यूएसएसआर के रिलेशंस भी बहुत तनाव में थे, जिसकी वजह से इंडिया और यूएसएसआर चाइना को कंटेन करने के लिए एकजुट हो गए। यहाँ पर यूएसए ने यूएसएसआर को ये खुली चेतावनी दी कि अगर इंडिया और चाइना के बीच फिर कोई वॉर होता है तो यूएसएसआर इंडिया की मदद के लिए आगे नहीं आएगा। 1999 में जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच कारगिल वॉर हुआ, तब एक बार फिर यूएसए ने इंडिया के पीठ पीछे वॉर किया। इस दौरान यूएसए ने इंडिया को अपना जीपीएस सैटेलाइट सिस्टम देने से मना कर दिया। हालांकि इंडिया कारगिल वॉर तब भी जीत गया, लेकिन यूएस अगर वो सैटेलाइट सिस्टम इंडिया को प्रोवाइड कर देता तो इंडिया के लिए ये और भी ज़्यादा आसान हो सकता था। इसके अलावा 1974 और 1998 में जब इंडिया ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट किए, तब यूएसए ने इंडिया पर सबसे सीवियरेस्ट सैंक्शंस की बौछार की। खैर, अब आप देख सकते हैं कि कैसे यूएस ने हर बार इंडिया के अगेंस्ट जाकर उसका भरोसा तोड़ा है। वहीं रशिया सभी क्रूशल जंक्शंस पर इंडिया का साथ दिया है। डिफेंस और इकोनॉमिक टाइज के साथ साथ रशिया ने इंडिया का इंटरनेशनल स्टेज पर हाथ थामे रखा है, चाहे वो कश्मीर का मुद्दा हो या फिर आर्टिकल 370, गोवा के इंडिपेंडेंस हो या फिर इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट। रशिया ने हर बार यूएनएससी में वीटो करते हुए इंडिया का सपोर्ट किया है। इसके अलावा G20, ब्रिक्स, एससीओ जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भी इंडिया को रशिया का पूरा सपोर्ट हासिल हुआ है। कुछ स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट तो ये भी कहते हैं कि रशिया ने ही चाइना के इन्फ्लुएंस को बैलेंस करने के लिए इंडिया को एससीओ में इन्वाइट किया। 2 साल पहले कोरोना वायरस पैंडेमिक के दौरान जब इंडिया चाइना के एग्रेशन से लड़ रहा था, उस समय यूएसए ने इंडिया से मुंह मोड़ लिया। वो रशिया ही था जिसने अपनी डिफेंस सप्लाईज के थ्रू इंडिया को चाइना को काउंटर करने में मदद की थी। अब इस बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए हम पब्लिक सेंटिमेंट्स को बेहतर समझ सकते हैं, तो चलिए इनको भी देखते हैं। दोस्तों, पब्लिक ओपिनियन को समझना कोई आसान बात नहीं होती है। यूं तो इंडिया की आधी से ज्यादा प्रेजेंट पॉपुलेशन सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद जन्मी है। ये उस जनरेशन को बिलोंग करती है जब यूएसए और इंडिया के रिलेशंस कोल्ड वॉर एरा के कंपैरिजन में एक पॉजिटिव टर्न लेने लगे थे। इंडिया और यूएस बदलते जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप को ध्यान रखते हुए अपने रिलेशन सुधारने की कोशिश कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ यूएसएसआर के कोलैप्स के बाद रशिया एक बहुत बड़े पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल डिजास्टर से गुजर रहा था। रशिया के पास कोई हॉलीवुड नहीं था। रशिया के पास लास वेगस या न्यूयॉर्क जैसी कोई चार्मिंग सिटी नहीं थी जो इंडियन मिडिल क्लास को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। ना ही रशिया के पास एप्पल के डिवाइसेस या मैकडॉनल्ड्स के ऑल्टरनेटिव्स मौजूद थे। यूएस डॉलर के कंपैरिजन में रशियन रूबल हमेशा से ही वीक था। इंडिया की मिलेनियल जनरेशन यूएस को अपनी स्टडी, वर्क और जॉब के लिए हमेशा एक प्रॉमिसिंग डेस्टिनेशन के रूप में देखती आई है। यहाँ तक कि जो लोग पूरे कोल्ड वॉर एरा के दौरान इंडिया और यूएसएसआर की रिलेशनशिप को देखने के लिए मौजूद थे, वो भी आज अपने बच्चों के लिए रशिया से ज़्यादा यूएस या बाकी वेस्टर्न कंट्रीज प्रेफर करते हैं। लेकिन उस सब के बावजूद इंडियन पब्लिक के सेंटिमेंट्स को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि पॉपुलर कल्चर, सिमिलर पॉलिटिकल सिस्टम या फिर एस्पिरेशनल डायमेंशंस पब्लिक सेंटिमेंट को किसी देश के फेवर में मोड़ने के लिए काफ़ी नहीं होते हैं। भले ही आज इंडिया और यूएसए के रिलेशंस पहले से काफ़ी बेहतर मोड पर हैं, लेकिन इंडियन पब्लिक आज भी इतिहास को नहीं भूली है और ना ही वो ये भूले हैं कि यूएस का उसके अलाइंस के साथ कैसा रिकॉर्ड रहा है। वो हेनरी किसिंगर के शब्दों को नहीं भूले हैं जब वो कहते थे कि अमेरिका का एनिमी बनना खतरनाक है, लेकिन अमेरिका का फ्रेंड होना जानलेवा है। इतिहास ने इंडियन पब्लिक को यूएस की हिपोक्रेसी से बहुत अच्छे से रूबरू करवाया है। इस हिपोक्रेसी की तो सीमा आज भी नहीं है। जो यूएस हमेशा से इंडिया की सिक्योरिटी को थ्रेटन करता आया है, वो आज इंडिया से ये पूछ रहा है कि इंडिया यूरोप की सिक्योरिटी के लिए क्या कर रहा है। जो यूएसए इस वॉर की शुरुआत में ये कहता था कि वो इंडिया और रशिया की यूनिक रिलेशनशिप की रिस्पेक्ट करते हैं, वो आज अपनी टोन्स बदलकर इंडिया को अलग अलग तरीके से थ्रेटन कर रहा है। वो यूएसए आज इंडिया को मोरालिटी के लेक्चर्स दे रहा है। और तो और आज वेस्ट का कहना है कि अगर इंडिया रशिया से ऑयल खरीदता है तो उसको वेस्ट के सैंक्शंस का सामना करना पड़ेगा। लेकिन आपको याद दिला दें कि इतना सब कुछ होने के बावजूद अभी भी यूरोप और नेटो कंट्रीज रशिया से हर दिन ऑयल एंड गैस खरीद रहे हैं। वेस्ट की यही क्लासिक हिपोक्रेसी आज इंडियन पब्लिक के डिस्ट्रस्ट का कारण है। इस सब के बावजूद भी अगर यूएसए एक्सपेक्ट करता है कि इंडिया अपने एक ऑल वेदर डिपेंडेबल एलाई को धोखा देकर यूएसए को सपोर्ट करेगा, तो शायद ये उसकी गलती है। और उसकी यही सब गलतियां
आज इंडियन पब्लिक के प्रो रशियन सेंटिमेंट्स का कारण है। यहाँ एक बार को और मान लीजिए कि इंडिया रशिया के अगेंस्ट बोल भी देता है तो क्या रशिया रुकने वाला है? अभी तक के सभी एनालिसिस हमें यही बताते हैं कि रशिया की डिमांड्स जब तक पूरी नहीं होती तब तक रशिया किसी की नहीं सुनेगा। तो ऐसे में इंडिया रशिया को कंडेम कर भी दे तो इस वॉर में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। उल्टा इसके बाद रशिया और चाइना और भी क्लोज आ जाएंगे और इंडिया ऐसा कभी नहीं चाहेगा। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इंडिया या इंडियन पब्लिक वॉर के एक्ट को सपोर्ट कर रही है या फिर उसमें की जा रही ह्यूमन एट्रोसिटीज को बढ़ावा दे रही है। इंडिया लगातार इस कॉन्फ्लिक्ट को एक पीसफुल डायलॉग के जरिए सुलझाने की बात कर रही है। इंडिया अगर किसी चीज को सपोर्ट कर रहा है तो वो है उसके नेशनल इंटरेस्ट। ये वॉर इंडिया का वॉर नहीं है। एक एग्रेसिव रशिया, वेस्ट और नेटो की प्रॉब्लम है, इंडिया की नहीं। उसी तरह नेटो का एक्सपेंशन रशिया का प्रॉब्लम है, इंडिया का नहीं। जियोपॉलिटिक्स में सबसे पहले नेशनल इंटरेस्ट आते हैं और बाद में आती हैं मोरालिटी और बाकी चीजें। देश कोई भी हो, क्राइसिस कोई भी हो, फॉर्मूला यही लगेगा, वरना वो देश गेम में टिक नहीं पाएगा। तो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस कि आखिर क्यों इंडियन पब्लिक का एक प्रो रशिया स्टैंड हमेशा से रहा है और क्यों पब्लिक ओपिनियन रशिया के हक में रहा है। तो फ्रेंड्स, पूरी हिस्ट्री बताई है, वो तो बात सच्ची है कि पहले जो है अमेरिका जो था पाकिस्तान के साथ था और हर बारी अब इंडिया के अगेंस्ट ही खड़ा हुआ है और उसके बाद चाइना के साथ खड़ा हो गया क्योंकि चाइना के साथ इतना इन्होंने किया था और अब वो चाइना देख लो कितना बड़ा हो गया है, अब वही प्रॉब्लम इनके लिए क्रिएट कर रहा है। तो अब वो क्या कर रहे हैं, अब वो इंडिया के साथ कर रहे हैं रिलेशनशिप्स बेटर। तो मैं तो यही कहूंगी कि देखना चाहिए, टेस्ट करो सबकी फ्रेंडशिप एंड लेट्स सी कि टाइम ऑफ नीड में कौन अपनी फ्रेंडशिप जो है निभाता है, उस समय पता चल जाएगा। तो वो तो टाइम ही बताएगा। अभी हमें पुराना टाइम ने तो दिखाया था कि रशिया ही है। अब आगे क्योंकि सिचुएशंस अब बदलती जा रही हैं, रशिया भी चाइना की तरफ होता जा रहा है, पाकिस्तान का भी कई जगह पे ऐसी न्यूज सुनी है कि भैया पाकिस्तान से भी वो को रिलेशनशिप्स बेटर करने की कोशिश है। इमरान खान भी गए जी रशिया, जो इतना अमेजिंग था सुनने में कि भैया इमरान खान रशिया चले गए। तो वो सब देख के सब चेंजेस तो दिख ही रहे, पर टाइम विल टेल कि ये ट्रू फ्रेंड कौन बनता है इंडिया का टाइम ऑफ नीड में, अब प्रेजेंट सिचुएशन में। तो वो तो तभी पता चलेगा। पर यही है जो हम भी कहते हैं, वॉर इज नॉट गुड। लड़ाई किसी चीज का हल नहीं, उसमें इनोसेंट लोगों की जान जाती है, वो कभी नहीं होना चाहिए। जो कंट्री पहले अटैक कर रही है वो फॉल्ट पे है। पर इंडिया को हमेशा न्यूट्रल रह के अपना प्रॉफिट देखना चाहिए, कहाँ अपना इंटरेस्ट है, क्योंकि बाकी कंट्रीज भी वो ही कर रही हैं। तो इंडिया को वो करने की जरूरत नहीं है कि अननेसेसरी किसी की लड़ाई में डले। जहां आपको इंटरेस्ट, आपका फायदा है वो करे, क्योंकि इंडिया को भी ग्रो करना है। सारी कंट्रीज यही कर रही हैं, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो रशिया हो। राइट, देखिए पॉइंट ये कि सबसे क्रिटिकल थिंकिंग में एक ही क्वेश्चन है कि अगर चाइना इंडिया पे अटैक करता है तो रशिया क्या करेगा। बस ये मेन क्वेश्चन है सोचने वाला, कि आजकल के समय पर थ्रेट जो है चाइना से ज्यादा है। मतलब थ्रेट की बात कर रहा हूं मैं, मेन थ्रेट तो कि आपकी दोस्ती कितनी है रशिया से, आपकी दोस्ती कितनी है यूएस से, इस पे इवैल्यूएट करने से फायदा नहीं है। पॉइंट सिर्फ यही है कि आपकी थ्रेट क्या है। दोस्ती ठीक है, दुनिया भर से आप दोस्ती करिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब बात करें कि दोस्ती की, भाई रशिया के बारे में आप प्रो में, बहुत अच्छी बात है, टेस्टिंग तो दोस्ती रखिए, कौन बोल रहा है दोस्ती ना रखिए। आप तो अगर ये क्वेश्चन, टेस्टिंग ऑफ फ्रेंडशिप तो तभी होगी कि जब चाइना अटैक करता है इंडिया पे, तो कौन आके हेल्प करता है, कौन इंडिया के साथ खड़ा होता है। कि दोस्ती अगर उससे पता पब्लिक ओपिनियन प्रो रशिया, वेरी नाइस। आप नेगेटिव तो नहीं है ना किसी के अगेंस्ट, आप प्रो ही है ना, मतलब दोस्त आप दिखा रहे हैं, मैं इसका दोस्त हूं, अच्छी बात है। प्रॉब्लम ये आती है अगर आप किसी से अगेंस्ट हो रहे हो, वो एक दूसरी स्टैंड है। मगर जो मोस्ट क्रिटिकल है, इंस्टेड की ये देखेंगे किससे आपकी दोस्ती, आप ये देखिए कि आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, वो है चाइना। और चाइना से अगर आपका कॉन्फ्रंटेशन होता है, किसी भी लेवल का होता है, तो रशिया आपकी हेल्प करेगा कि नहीं करेगा, ये मेन इंपॉर्टेंट है पॉइंट। इसका जिसके पास आंसर है उसके पास सब आंसर्स हैं, तो काफी अच्छा तो टाइम में बताएगा, मैं तो यही कहूंगी। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं, आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।